ओके, दिस इज पार्ट 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने पार्ट 1 में कहां तक किया था, तुम लोग को याद है? कहां तक किया था बोलो तो? सर सब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई था। हम लोगों ने स्टॉक एंड सप्लाई किया था, है कि नहीं? अब इसके बाद वाला हम लोग को करना है, ठीक है? और तुम लोग कोई भी, मेरे को बच्चे जो 12 के बच्चे इतने सिंसियर है अपनी पढ़ाई को लेकर कि कोई मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा है कि सर थोड़ा हेल्प कीजिए या नहीं कीजिए, है ना? समझ रहा विवेक? तुम लोग का हाँ जो सर। बैच था, तुम लोग का बैच तो फिर भी बहुत सिंसियर था, ठीक है? तुम तो अभी सीए का तैयारी कर रहे हैं, तुम लोग का तो बैच फिर भी काफी सिंसियर था। और तुम लोग बोलता था सर करा दीजिए करा दीजिए करा दीजिए, इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं है ना क्रिश? यस सर। कोई फर्क पड़ रहा है? इकोनॉमिक्स का एग्जाम है नहीं है, कोई चिंता है? है ना सर। कोई चिंता नहीं है। इन लोगों को 4-5 दिन का गैप मिला है, ये लोग पूरा वेस्ट किया है। आज संडे है, शायद ये लोग आज पढ़ेगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हम लोग ने स्टॉक वो कर लिया था, स्टॉक एंड सप्लाई, ठीक है? ये आप लोगों को समझ में आ गया स्टॉक एंड सप्लाई पूरा अच्छा से? अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसका पहला का जो वीडियो है वो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? सो अब हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, फटाफट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का क्या मतलब हुआ क्रिश? क्या मतलब हुआ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? क्रिश, क्रिश का वीडियो ऑफ है, माइक ऑफ है, पढ़ना ही नहीं है ना? क्यों तुम्हारा वीडियो और माइक क्यों ऑफ है? कितनी बार बोलना पड़ेगा एक ही चीज को? ज्यादा स्मार्ट हो गए क्या? वीडियो और माइक क्यों ऑफ है? हाँ, मेरा? हाँ तुम्हारा और किसका? मेरा? हाँ। एक फोन आ गया था पापा। अब दोबारा फोन लेना मत, वरना फोन उठा के बाहर फेंक दूंगा अभी। विवेक, डिटर्मिनेंट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? सर जो डिटर्मिनेंट जिसके ऊपर सप्लाई मतलब ज्यादा होगा या कम होगा उस पर ये डिपेंड करता है। फंक्शन ऑफ सप्लाई, है ना? जैसे फंक्शन ऑफ डिमांड पढ़े थे अपन, वैसे फंक्शन ऑफ सप्लाई। हम्म, तो प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? जो कॉस्ट लगता है प्रोड्यूस करने में किसी भी प्रोडक्ट को। हाँ, तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा? हम लोग कम बेचेंगे क्योंकि फायदा मेरा कम आ रहा है। प्राइस ज्यादा। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो सप्लाई को क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगा, isn't it? कम को यस करेक्ट, प्रॉफिट कम हो जाएगा इसलिए। प्रॉफिट कम हो जाएगा। सब बिजनेसमैन को मालूम है, क्योंकि जितना भी प्राइवेट कंपनीज है दे आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उनका गोल होता है, ठीक है? हायर प्रोडक्शन कॉस्ट विल गिव यू लोअर प्रॉफिट, सिंपल सा काम का। तो एक अगर डिटर्मिनेंट का बात करें, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस, समझ गया? कल इस तरह का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा तो क्या होगा? तो सप्लाई बढ़ेगा। सप्लाई बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम जाएगा ना, प्रोडक्शन कॉस्ट कम जाएगा, क्योंकि अगर आप मशीन यूज करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है? नंबर ऑफ सेलर्स अगर हाँ, बोलो। स्पीड भी बढ़ जाएगा प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का स्पीड भी बढ़ कॉस्ट ऑफ। जाएगा। वेरी गुड, सही बात है, दोनों चीज हो जाएगा। वेरी गुड, वेल सेड। नंबर ऑफ सेलर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? अगर सेलर्स बढ़ जाएंगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा सर। सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। वेरी गुड। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस अगर होगा तो कि आगे जाके तो दाम बढ़ जाएगा, तो सप्लाई को क्या इफेक्ट होगा? सर अगर ज्यादा होने वाला होगा फ्यूचर में तो कम कर देंगे सप्लाई ताकि उस टाइम ज्यादा बेच सके। वेरी गुड, और एकदम अगर अभी एकदम पूरा कम प्रैक्टिकल बात बोल रहा है, एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा है। वेरी गुड। हाँ, और अगर कम होने वाला रहेगा तो वाइस वर्सा, अभी जितना बेच सकते उतना बेच के दिखा देंगे। करेक्ट है, एकदम एकदम कुछ समझाने का बात नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर प्राइस में अगर बढ़ जाएगा तो हम अभी क्यों बेचे? जब हमको प्रॉफिट कमाने का मौका मिल रहा है तो हम उसको रोक लेंगे, ठीक है? अब हम लोग सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है? सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों की बात कर रहे हैं हमारी। तो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए, ये जो कर्व है इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना, ये ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है? ये मेरा सप्लाई कर्व है एंड इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो है ये यहाँ से आ रहा है, ये मेरा जा रहा है एक्चुअली, ये इधर से जो नीचे से ऊपर जा रहा है, दिस इज सप्लाई, ठीक है? दिस इज सप्लाई कर्व, ठीक है? एंड दिस इज डिमांड कर्व। इसको ध्यान रखना, ये दोनों जहां मिलते हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। हाँ हाँ क्रिश बोलो। सर सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। अपवर्ड स्लोपिंग, यस, ठीक है? सप्लाई कर्व इन इकोनॉमिक्स, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सप्लाई, ठीक है? दोनों केस में क्या होता है ना, प्राइस हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में मेजर करते हैं, यानी कि वर्टिकल एक्सिस में मेजर करते हैं प्राइस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेजर करते हैं क्वांटिटी। ये बहुत ही बेसिक है। बहुत जन अगर इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, और मैं आपको बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज लास्ट टाइम मैंने एक दिन पहले पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, यही मान के चल रहे विवेक अपन है कि नहीं? तो आप जितना कंसेप्ट अभी ले सकते हो उसको ले लो। तो डिमांड कर्व देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है? डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों में एक चीज क्या कॉमन होगा? दोनों में प्राइस हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड होगा और
ये जो राइट, ये जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल होगा ये क्वांटिटी होगा ना, प्रियंका चोपड़ा याद रखना, ठीक है, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, लेकिन पी क्यू से क्या होगा, है ना, कैसे याद कर सकते हो, प्रियंका चोपड़ा, तो क्यू याद कर लेना, जैसे भी एक कोड बना रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा, पी क्यू होना चाहिए, पी क्यू से क्या बनेगा कोड, प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस एंड क्वांटिटी जो भी है, तो प्राइस विल ऑलवेज बी ऑन द वर्टिकल एक्सिस लेफ्ट हैंड साइड और क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस विल बी क्वांटिटी, वाई एक्सिस विल बी प्राइस, ठीक है। तो अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम हियर लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट टू राइट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो ये मेरा क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इज डिमांड, एंड अपवर्ड स्लोपिंग जो नीचे से ऊपर जा रहा है ये मेरा सप्लाई, ये जहां मिल रहा है ये है मेरा इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एक बार इसको फटाक से रीड करेंगे यहाँ से, विवेक रीड करो, इन मोस्ट केसेस, यहाँ से, In the most cases, the supply curve is drawn as a slope rising upward from left to right. Since product price and quantity supplied are directly related, that is, as the price of a commodity increases in the market, the amount supplied increases. This relationship is dependent on certain ceteris paribus, other things being equal. सैटरिस conditions पैरेबस का मतलब remaining- क्या होता है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, याद रखो कोई भी लॉ बनाएंगे तो हम लोग को बाकी चीज को कांस्टेंट रखना पड़ता है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे कोई भी हो, अगर हम लोग कोई लॉ बनाएंगे तो हम लोग को बाकी फैक्टर को कॉमन कांस्टेंट रखना पड़ेगा तभी लॉ बनेगा। इकोनॉमिक्स में भी है, अगर हम लोग इसको लॉ को यहाँ पे बना रहे तो बाकी फैक्टर को कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी फैक्टर, तो उसको हम लोग सैटरिस पैरेबस बोलते हैं, ठीक है। ये हो सकता है क्रिस कल एग्जाम में पूछ ले, व्हाट डू यू मीन बाय सैटरिस पैरेबस, इसका मतलब कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, अदर थिंग, ठीक है। चलो आगे, Such conditions include the number of sellers in the market, the state of technology, the level of production cost, the seller's price expectations, and the prices of related products. माने डिटर्मिनेंट्स हमने जो पढ़ा था ना, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो कांस्टेंट ले ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो भी डिटर्मिनेंट्स है उसको कांस्टेंट ले ले रहे हैं, तो हमारा ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। अच्छा, नाउ एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग कंसेप्ट क्लियर कराएगा आप लोग को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आ रही है, मैं थोड़ा सा इसको अलग कर दूं, ठीक है, ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, भले ही वो डिमांड हो या सप्लाई हो, तुम्हारे भी विवेक, ये चीज आपको भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। बोल रहा है अ चेंज इन एनी ऑफ दिस कंडीशन विल कॉस्ट अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, ठीक है। A shifting of the curve to the left correspond to the decrease in the quantity of product supplied, while whereas shift in the right reflect an increase, ठीक है। पहले अगर हम लोग इसको बात कर ले, ठीक है, मैं इसको यहाँ ड्राइव कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, ये सप्लाई कर्व है हमारा, ठीक है, तुम लोग के आसानी के लिए मैं बोल दूं, ठीक है, यहाँ सपोज कर लो मेरा प्राइस है और यहाँ मेरा क्वांटिटी है, ठीक है, तो इस प्राइस में अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पे एक तो मेरे पास तो लाइन है क्यों मैं कर रहा हूँ, अगर सपोज कर लो इस प्राइस पे मेरा ये क्वांटिटी बिक रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई भी कंडीशन होगा ना, अगर सपोज कर लो माने प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखना इस बात को, क्लियर करो, प्राइस फिक्स है, ठीक है, और मेरा चेंज किस में हो रहा है, प्राइस को छोड़ के बाकी चीजों में चेंज हो रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है या लेवल में चेंज हो रहा है या एक्सपेक्टेशन में प्राइस, फ्यूचर प्राइस में चेंज हो रहा है, माने जो भी डिटर्मिनेंट्स है, तो इसका मतलब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया इस तरह, ठीक है, तो माने इस प्राइस में अभी मैं ये कम क्वांटिटी सप्लाई कर रहा हूं, है ना, क्वांटिटी तो ये है, प्राइस अगर हो ये मेरा इधर आ गया तो मतलब इतने जो सपोज करो जो प्राइस था, ठीक है, एक फिर से मैं थोड़ा बोल दूं, सपोज करो प्राइस था 10 रुपया, ठीक है, और पहले मैं क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था 100 यूनिट, ठीक है, 10 रुपया में या 100 रुपया ही ले लेते, 100 रुपया में मैं 100 यूनिट सप्लाई कर रहा था, माने 1 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, प्राइस सेम ही है पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये मेरा 80 हो गया, ठीक है, क्या प्राइस सेम ही है पर मेरा क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 80 हो गया, अभी मैं प्राइस में चेंज नहीं हुआ लेकिन मेरा क्वांटिटी सप्लाई कम हो गया, तो ये शिफ्ट हो गया ना, ये यहां से यहां चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा सप्लाई कम हो गया, when it is going this way my supply has reduced, ठीक है। A shifting of the curve to the left correspond to decrease in the quantity of production supplied, समझ में आ रहा बात को क्रिश, अगर ये यहां से इधर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं अभी कम क्वांटिटी सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और अगर मेरा ये शिफ्ट होके इधर आ गया, अगर मेरा शिफ्ट होके इधर आ गया सेम प्राइस पे, तो प्राइस मेरा सेम है, ठीक है, तो ये मेरा शिफ्ट हो गया माने इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, अभी मेरा क्वांटिटी बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये तो ज्यादा ही होगा,
ये तो इसका मतलब ये हो गया, अगर प्राइस रिलेटेड नहीं है, अगर प्राइस की बात नहीं हो रही, तो मेरा शिफ्ट होता है, कर्व में शिफ्ट होता है। सप्लाई को देख लो, सेम चीज ना डिमांड के ऊपर भी अप्लाई करता है, ठीक है। डिमांड में भी जब प्राइस Yes, चेंज sir. नहीं हो रहा, अदर फैक्टर्स चेंज होगा, देन देयर विल बी अ शिफ्ट इन द कर्व। ये याद रखना एकदम से, ठीक है। अगर प्राइस में चेंजेस होगा ना, अगर प्राइस में चेंज होगा तो ये कर्व ऊपर नीचे हो जाएगा। क्या ये कर्व माने देयर विल बी अ Movement मूवमेंट अलोंग द कर्व होगा वो। अगर प्राइस के कारण Curve. चेंज होगा तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होगा। अगर प्राइस के अलावा किसी और चीज के कारण चेंज होगा, देन देयर विल बी अ शिफ्ट। समझ में आ रहा बात को? दिस इज एप्लीकेबल बोथ इन केस ऑफ, क्या नाम है, डिमांड, एंड बोथ इन केस ऑफ, सॉरी, डिमांड एंड सप्लाई, दोनों केस में ये होगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि आपका शिफ्ट कब होगा, ठीक है, और आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या अलोंग द सप्लाई कर्व कब होगा। व्हेन द चेंज इज बिकॉज ऑफ द प्राइस, देयर विल बी अ मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है, एंड व्हेन देयर इज अ चेंज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, देयर विल बी अ शिफ्ट। समझ में आ रहा बात को? इसको मैं अभी छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं बार बार Yes, तुम लोगों sir. को पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है। चलो इसको डिमांड कर्व को फटाक से रीड करेंगे। Demand curve in economics, a graphic representation of the relationship between product price and the quantity of the product demanded. It is drawn with the price on the vertical axis and the graph and quantity demanded on the horizontal axis. With few exceptions, the demand curve is delineated as sloping स्लोपिंग downward. डाउनवर्ड्स, ये हम लोग का डिमांड कर्व है, प्राइस ऑन द y एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस y Yes. एक्सिस, एंड क्वांटिटी ऑलवेज ऑन द x एक्सिस। याद X रहेगा, axis. याद रहेगा, क्या नाम है तुम्हारा क्रिश, सबसे Yes, ज्यादा तो sir. इंपॉर्टेंट तुम्हारा ही है, ठीक है। Yes. ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड के बारे में, थोड़ा सा हम लोग बात कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सबको थोड़ा चेंज कर देते, इन लोग का रिलेशनशिप क्या है। कहाँ कहाँ से आवाज हो रही है। चलो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई एंड रिलेशनशिप ऑफ प्राइस टू सप्लाई एंड डिमांड। जैसा रीड करेंगे विवेक जल्दी से। Supply and demand in economics, relationship between the quantity of a commodity that producer wishes to sell at various prices and the quantity that consumer wish to buy. It is the main model of price determination used in economic theory. The price of a commodity is determined by the interaction of supply and demand इन द मार्केट। in a market. Hmm. The resulting price is referred to as the equilibrium price and represents an agreement between producers and consumers of the good. In equilibrium, the quantity of a good supplied by a producer equals the quantity demanded by consumer. समझ में आ गया? जब हम इक्विलिब्रियम में कम होंगे, जब हम जितना सप्लाई कर रहे हैं उतना ही वो मांगने के लिए रेडी है। कौन मांगने के लिए रेडी है? कस्टमर, Consumer. कंज्यूमर, ठीक है। नाउ डिमांड कर्व, हम लोग बार बार डिमांड कर्व में आ जा रहे हैं। डिमांड कर्व क्या होता है? लेफ्ट टू राइट ना। अरे भैया ये तो सेव हो गया, तुम बार बार क्यों नौटंकी कर रहे हो? वर्ड कैन नॉट सेव, ये तो यस यस, चलो बड़ा इरिटेटिंग है। चलो डिमांड कर्व, डिमांड कर्व समझ में आ गया तुम लोग, हम लोग इसके बारे में बात कर लिए। देखो यहाँ पे हम लोग बात करें इंक्रीज इन डिमांड कर्व या शिफ्ट, ठीक है। दिस इज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है, ये यहाँ से शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलो सप्लाई कर्व, डिक्रीज इन सप्लाईज एंड इंक्रीज, हम लोग किसकी बात करें यहाँ पर? डिमांड कर्व। पढ़ो इसको। So any change यहाँ से So, पढ़ो, द प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन, यहाँ से। the price quantity combinations may be plotted on a curve known as a demand curve, with price represented on the vertical axis and quantity represented on the horizontal axis. A demand curve is almost always downward sloping, reflecting the willingness of consumers to purchase more of the commodity at lower price level. बोला एनी चेंज इन द नॉन प्राइस फैक्टर, इसको आप लोग रट लो। एनी चेंज इन द नॉन प्राइस फैक्टर विल कॉज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। सिमिलरली सप्लाई के लिए भी था, प्राइस जब होता है ना, प्राइस इज अ फैक्टर, तो देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द लाइन, ठीक है।
व्हेन देयर इज अ चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर होगा देन देयर विल बी अ शिफ्ट, ठीक है। Whereas change in the price of the commodity can be traced along a fixed demand curve. इसको रट लो एकदम से, प्राइस के कारण चेंज होगा तो तुम्हारा वो जो है जो कर्व है ना वो यहां से यहां बढ़ जाएगा, है ना। सपोज कर लो प्राइस अगर मेरा पहले यहां था तो हम जब प्राइस मेरा सपोज कर लो ये हाई था तो मैं इतना डिमांड कर रहा था, प्राइस मेरा कम हो गया तो मैं इतना डिमांड कर रहा था, प्राइस मेरा और कम हो गया तो मैं इतना डिमांड कर रहा था। तो तुम देख रहा है प्राइस जब मेरा चेंज हो रहा है तो ये मेरा डिमांड का कुछ इस तरह से भाग रहा है ना, ऐसे कुछ हो रहा है, बिकॉज जितना ज्यादा प्राइस कम होता रहेगा उतना ज्यादा मैं डिमांड करूंगा, तो इट इज मूविंग अलोंग द लाइन, है ना। अगर उसका उल्टा ले ले, अगर हम अगर मेरा प्राइस यहां था तब मैं इतना डिमांड कर रहा था, जब मेरा प्राइस यहां आया तो मैं इतना डिमांड कर रहा हूं, जब मेरा प्राइस यहां आया तो मैं इतना डिमांड कर रहा हूं, तो देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द लाइन। तो जब प्राइस के कारण होगा देन देयर विल बी अ मूवमेंट अलोंग द लाइन, लेकिन प्राइस को छोड़ के कोई और कारण होगा तो देयर विल बी अ शिफ्ट, या तो ये आगे आएगा या पीछे आएगा। जैसे मैं तुमको बताऊं फॉर एग्जांपल, वो जो फिजिट स्पिनर था ना, मेरे उसका एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है। वो जो फिजिट स्पिनर था, ठीक है, उसका एक टाइम डिमांड सपोज कर लो ऐसे था, ठीक है, फिजिट स्पिनर का इस प्राइस पर डिमांड कुछ यहां पर आ रहा था, सपोज कर लो इतना उसका डिमांड आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब उसका एक सेकंड में सारा डिमांड खत्म हो गया ना, है ना। तो क्या हुआ, प्राइस तो उसका इतना ही था लेकिन अब लोग कितना डिमांड कर रहे थे और कम डिमांड करने लगे लोग, है ना, तो उसका डिमांड गिर गया। पहले जिसका डिमांड यहां था अब उसका डिमांड यहां आ गया, फिर प्राइस सेम है, प्राइस सेम है, अब उसका डिमांड यहां आ गया, है ना। समझ में आ रहा बात को। तो फिजिट से जब कोई भी चीज आउट ऑफ फैशन हो जाता है ना तो उसका दाम कम नहीं होता, उसका डिमांड गिर जाता है, तो देयर इज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है। मान लो अगर वो फिजिट स्पिनर जब हिट हुआ था तो प्राइस इतना ही था, तो उसका डिमांड कर्व यहां आ गया था, है ना, क्योंकि इतना प्राइस में अब इतना बिक रहा है, समझ में आ रहा है, इतना ही प्राइस में और इतना बिक रहा है, तो देयर विल बी अ शिफ्ट। ये बात और है कि जब आदमी का कोई डिमांड बढ़ेगा तो आदमी उसका दाम भी बढ़ा देगा, वो अलग बात है, लेकिन इतना प्राइस में अगर कोई चीज हिट हो रहा है तो वो इतना शिफ्ट होता जा रहा है उसका डिमांड। जब कोई चीज फ्लॉप होगा तो उसका बैकवर्ड आ जाएगा, जब उसका प्रॉफिट होगा तो वो आगे की तरफ चला जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा बात को। ये मैं तुम लोग को क्यों बोल रहा हूं, कल इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। चलो सप्लाई कर्व भी हम लोग ने पढ़ ही लिया, ये भी हम लोग ने पढ़ ही लिया, शिफ्ट हो रहा है यहाँ से सप्लाई कर्व, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। एक बार तो पता है तुम लोगों को कि पढ़ना है एक बार, ऑफ सप्लाई करने चाहिए। चलो रीड करो जल्दी से क्रिश, द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जल्दी से। The law of supply and demand is a theory that explains the interaction between the seller of a resource and the buyers of that resource. The theory defines the relationship between the price of a given good or product and the willingness of the people to either buy or sell it. Generally, as the price increases, people are willing to supply more and demand less. Vice versa when the price falls. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये Theory दिस is इज द based लॉ, एक सेकंड, दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो लोग सप्लाई ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन डिमांड उल्टा बोलता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड घटता है, ठीक है। सप्लाई और प्राइस में डिफरेंस है। सप्लाई क्या बोल रहा है, जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, इसी के लिए तो वो इस तरह का ग्राफ आता है। और डिमांड क्या बोलता है, जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई घटेगा, तो उसका डिमांड इस तरफ से आता है। समझ में आ रहा बात को। यस द थ्योरी, चलो यहां से रीड करो। The theory is based on two separate laws. The law of demand and the law of supply. The two laws interact to determine the actual market price and volume of goods on the market. चलो Key takeaways. हमारा ये हम लोग को मेन याद रखना है, ये शॉर्टकट में हम लोग ने को याद रखना है क्या। नंबर 1, The law of demand says that at higher price buyers will demand less of an economic good. हाँ क्या बोल रहा है, द लॉ ऑफ डिमांड सेड हायर प्राइस, जितना दाम बढ़ेगा जो इकोनॉमिक गुड है बायर्स लोग उसको कम खरीदेंगे। यहाँ पे लग्जरी गुड का बात नहीं बोल रहा है, क्योंकि लग्जरी गुड का वो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड होता है ना, वो लोग तो लोग ज्यादा ही खरीदेंगे, आईफोन का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 2, The law of supply says that at higher price seller will supply more of an economic good. सप्लाई का क्या बोल रहा है, ज्यादा प्राइस होगा सेलर उसको ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, ठीक है। आगे These two laws interact to determine the actual market price and volume of goods that are traded on a market. समझ में आ गया बात को। ये हम लोग को बताता है कि एक्चुअल मार्केट में कितना सामान बिकेगा जो इक्विलिब्रियम बनाएगा, ठीक है। Several independent factors can affect the shape of market supply and demand.
influencing both the prices and quantities that we observe in markets. चलो ये समझ में आ गया बात। ये फिर सप्लाई का इसका लॉ है, ये हम लोग ने कर लिया। सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स भी हम लोग ने कर लिया। शिफ्ट समझ में आ गया? समझ में आ गया? मूवमेंट क्लियर है। हाँ ठीक है। A movement refers to change along a curve. On a demand curve, the movement does change in both price and quantity demanded from one point to another curve. This movement that the demand relation remains constant. ये हम लोग पढ़ लिया अभी शिफ्ट अच्छे से, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? जहां दोनों डिमांड और सप्लाई एक दूसरे पे मिल जाता है, ठीक है। मिल जाता है। सेपरेट डिमांड हो गया, ठीक है। ये सब हम लोग का सिंपल एक्सप्लेनेशन लॉ सप्लाई एंड डिमांड। इसमें भाई बहुत बार मैंने तुम लोग को ये चीज दिया है, जो बेस्ट है तुम लोग ठीक से रीड करेगा इससे तो बहुत कुछ तुम लोग को समझ में आ जाएगा। चलो हम लोग करें एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। चलो रीड करो यहाँ से, क्या नाम विवेक, रीड करो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। The normal law of supply is widely applicable to a large number of products. There are certain exceptions to law of supply, like a change in the price of a good does not lead to a change in its quantity supplied in the positive direction. The law of supply is not a universal principle that applies to all the circumstances. There are in fact various important exceptions to the law of supply. Some exceptions to follow of supply are given below: change in business, monopoly, competition, perishable goods, legislation restricting quantity, agricultural products, artistic and auction goods. ये सब हम लोग का कुछ एक्सेप्शंस जो है टू द लॉ ऑफ सप्लाई। जनरली लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? जब हम लोग का प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग का गुड सप्लाई भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग का प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग का सप्लाई भी बढ़ेगा, बिकॉज द सेलर वांट्स टू अर्न मोर प्रॉफिट। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस है। चेंज इन बिजनेस, चलो रीड करो क्रिश। It may happen that the seller may plan to enter into an entirely new business by exiting the current one. So when the present business is on the verge of closure, then the seller may sell his goods at lower prices to clear them off. So here to the law of supply is not being followed. हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर क्या कम दाम में क्यों बेच रहा है? बिजनेस ही बंद कर रहा है तो बेच के निकलो ना। ऐसा होता है ना, जब बोलता है ना सेल लगा देता है 50% ऑफ, बोलता है क्लियरेंस सेल है, बिजनेस चेंज सेल है, तो उस सब में लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। मोनोपोली में भी डेफिनेटली काम नहीं करेगा। क्रिश रीड फटाफट। Monopoly, when a smaller number of producers control the supply of a market. एक सेकंड, ये किसका बार बार मोबाइल का आवाज आ रहा है? किसका मोबाइल खुला हुआ है? सर मेरा नहीं आ रहा है, मेरा म्यूटेड है। तुम्हारा है क्रिश? क्या सर? नहीं, किसका मैसेज आ रहा है बार बार बीच में? पता नहीं सर। किसी का तो आ रहा है। तुम लोग दोनों में से किसी का खुला हुआ है? ये देखो फिर आया आवाज। ये किसका है? तो मेरा सर नहीं आ रहा आवाज। चलो रीड करो। Sir, shall we? When a smaller number of producers control the supply of the market, then the law of supply. In case of monopoly, for example, in case of monopoly, single seller may not necessarily offer a large quantity supplied, even though the prices of good is higher. Market control by the monopoly allows it to set the market price based on demand in the market. ये पॉइंट हमको खुद ही समझ में नहीं क्या बोल रहा है। When a small number of producers control supply the market, the law of supply in case of monopoly may not necessarily offer a large quantity supplied, even though the price of the goods is higher. Market control the monopoly allows it to sell the market based on demand in the market. हाँ, यहाँ पे एक्चुअली बोलने का मतलब ये हो रहा है कि अगर कुछ ही मैन्युफैक्चरर है तो वो लोग शॉर्ट टर्म में अपना प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो भले ही दाम बढ़ेगा, उनका तो प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, तो वो लोग कैसे क्या नाम है गुड सप्लाई कर पाएंगे मार्केट में, ठीक है। सही बात है। तो वो थोड़े से ही लोग हैं तो वो लोग कैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ओके चलो कंपटीशन। Other market structures like an oligopoly or monopolistic competition may be facing more competition, therefore offering to sell more quantities at lower prices and negating the law of supply. हाँ, जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है कभी कभी, ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे थे? ऑफरिंग टू सेल मोर क्वांटिटीज एट लोअर प्राइस एंड नेगेटिंग द लॉ ऑफ सप्लाई। कभी कभी क्या होता है, जैसे गाड़ी का मार्केट है, ठीक है, गाड़ी के मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तो वो लोग कभी कभी सस्ता में अपना माल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेगा? कंपटीशन बहुत है,
तो करना ही पड़ता है, कभी कभी कंपटीशन से बचने के लिए हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई को नहीं मानते, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स तुम लोग को पता है अगर उसको नहीं बेचेंगे तो खराबी हो जाएगा, तो खराब हो रहा है इससे अच्छा बेच ही दो। हम लोग के एक तो वहां पर जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पर एक तो स्वीट का दुकान है, स्वीट शॉप है, भिकाराम का ही दुकान है, इनफैक्ट भिकाराम का है ना स्वीट का दुकान। वो लोग क्या करता है 8 बजे के बाद सब चीज को 50% कम कर देता है रेट। आना क्रिश याद है 8, तुमको पता ही होगा, तुम तो वही रहता है। 8 बजे के बाद वो लोग सारा चीज जो सैंडविच वैंडविच होता है उसको कम दाम में बेच देता है ना वो लोग, और उस टाइम बहुत भीड़ लगता है कि नहीं? हाँ, एक दो बार तो हम भी जाके क्रिस को ट्रीट भी दिया ना वहाँ पे, है ना, बहुत सारा Yes. स्टूडेंट लोग को हम ट्रीट भी दिया पे, क्योंकि वहाँ पे सस्ता हो जाता है। तो वो क्यों होता है, पेरिशेबल गुड्स है, तो लोग क्या करते हैं खराब हो जाएगा इससे अच्छा उसको बेच दो, ठीक है। चलो लेजिस्लेशन रेस्ट्रिक्टिंग क्वांटिटी, ये पढ़ो। Suppliers cannot offer to sell more quantities at higher prices where the government has put some regulations on the quantity of the goods to be produced or the price ceiling at which the good is to be sold in the market. ये हम लोग का कब होता है, जो एमआरपी जिसको बोलते हैं ना, इसको एमआरपी के लिए बोल रहा है। चलो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसको तुम लोग बाद में इसको पढ़ लेना, ठीक है, इसको पढ़ते रहेंगे। अब हम लोग बात करें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी क्या होता है क्रिस, इसका सम भी किया हो तुम? Yes, sir. कल तुमने सम के लिए प्रैक्टिस किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सम किया हो तुम, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी? Yes, किया है। किया है ना, अच्छे से याद है? हाँ। हाँ, तो क्या फॉर्मूला है डेल्टा डेल्टा क्यू by डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू इंटू पी बाई क्यू। ये को अच्छे से करके जाना, इसके ऊपर कल बहुत सारे सम्स आएंगे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का सम भी कुछ उसी तरह से होता है जो डिमांड का होता है, तो खास फर्क है नहीं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो सप्लाई में कितना भड़क पड़ता है, वो हम लोग चेक करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। अगर इन इलास्टिक होगा इसका मतलब प्राइस कितना भी बढ़ जाए सप्लाई चेंज नहीं होगा, इलास्टिक होगा माने अगर प्राइस थोड़ा भी चेंज होगा तो सप्लाई चेंज होगा, तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। चलो रीड करेंगे जरा, विवेक रीड करो फटाफट इसको यहाँ से। price elasticity of supply measures the responsiveness to the supply of a good or service after a change in its market price. According to basic economic theory, the supply of a good will increase when its price rises. Elastic means the product is considered sensitive to price changes. सेंसिटिव टू प्राइस चेंज माने प्राइस के अंदर अगर एक यूनिट भी चेंज होता है तो कितना यूनिट हमारा सप्लाई चेंज होता है, ठीक है, रिलेटिवली कितना चेंज होता है उसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इसे रीड करने में आसानी होगा तुम लोग को। कहाँ तक पहुंच गए थे, हाँ यहाँ से हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। चलो यहाँ से रीड करेंगे, कहाँ, यहाँ से। चलो, price elasticity of supply measures the responsiveness supply goods after change in the market price. According to the basic law, the supply of good will increase when its price increases. Conversely, supply of goods will decrease when its price decreases. ये लॉ है ना, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा, दिस इज अ जनरल लॉ, ठीक है। चलो यहाँ से रीड करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, पढ़ो जरा विवेक। There is also price elasticity of demand. This measures how responsive the quantity demanded is affected by a price change. Overall, price elasticity measures how much the supply or demand of a product changes based on a given change in price. Elastic means the product is considered sensitive to price changes. Inelastic means the product is not sensitive to price movement. हाँ, इलास्टिक का होगा जब अगर उसके अंदर काफी चेंज आएगा, ठीक है। इन इलास्टिक का मतलब कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा उसको, तो इट इज इन इलास्टिक, ठीक है। जैसे इसमें फॉर्मूला दिया है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो डिमांड वाला था क्या, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर एग्जाम में तुम लोग को परसेंटेज दे दिया है, सपोज कर लो 40% एंड 20% दे रहा है, तो निकालना बहुत आसान है, 40% बाय 20% कर देंगे, दैट इज 2। अगर मोर देन 1 है तो काफी इलास्टिक है वो, है ना। लेकिन जनरली वो लोग इतना सिंपल देता नहीं है, तुमको परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है। तो परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा क्यू बाय क्यू। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन द क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या नाम है, डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 करेंगे तो प्राइस आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, चेंज, ठीक है। माने पहले, हाँ पहले एग्जैक्टली पहले क्वांटिटी सपोज करो 40 था, उसके बाद क्वांटिटी अगर 50 हो गया तो डेल्टा कितना होगा 10, माने परसेंटेज कितना होगा चेंज 10, तो 10 बाय ओरिजिनल कितना था 40, 10 बाय 40 इंटू
100, into 100. ठीक है, तो दैट विल बी योर क्या नाम है, डेल्टा क्यू। समझ में आ रहा बात को? अंडरस्टूड? तो अगर हम लोग को Yes. कभी कभी सम में दो तरह का देता है, अगर हमको परसेंटेज दे दिया है तो कोई बात नहीं है, परसेंटेज नहीं दिया है तो हम फिर निकाल लेंगे, ठीक है। ये फिर से लॉ ऑफ सप्लाई आ गया प्राइस इलास्टिसिटी के बाद में, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। 5 तरह होता है क्या? परफेक्ट एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली एंड रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। ये ठीक है, ये हम लोग के 5 तरह के सप्लाई होते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, इसको रीड करेंगे। Perfectly. चलो क्रिश रीड करो, उसका एग्जाम है, रीड करो। Perfectly inelastic supply is where when the PES formula equals 0, that is, there is no change in quantity supplied when the price changes. Example includes products that have limited quantities such as land or painting of from deceased artists. इसका मतलब क्या हो गया? एक जैसे MF हुसैन का अगर कोई पेंटिंग, अब तो वो और नया पेंटिंग बना ही नहीं सकता है ना, तो उसका कुछ चेंजेस होगा ही नहीं, ठीक है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है वो। चलो रिलेटिवली इनइलास्टिक, let me make it little bigger for you. Relatively inelastic. The best for relatively inelastic supply is between 0 and 1. That means the percentage change in quantity supplied changes by a lower percentage than the percentage change of a price. Inelastic goods include nuclear power, which has a long lead time given the construction, technical know-how and long ramp of process. तुम लोग अभी for जाके इसमें तो सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है वीडियो में, तुम लोग अभी जाके पहले पूरा ये पढ़ लेना, इसका सम्स एक दो बना लेना क्रिश, कल सम्स आएगा इसके ऊपर में, ठीक है। Yes, sir. और एक बार ये चेक कर लेना इसका पूरा सर, उसको ठीक से नोट कर लेना, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो यूनिट इलास्टिक क्या होता है? सर मतलब जितना मतलब इक्वल्स टू 1। हाँ, माने जितना वो चेंज हुआ उतना ही, जितना सप्लाई चेंज हुआ उतना ही प्राइस चेंज हुआ, ठीक है। तो यूनिट इलास्टिक जब आंसर 1 होगा तो यूनिट इलास्टिक होगा, ठीक है। वेयर क्वांटिटी सप्लाइड चेंज बाय द सेम परसेंटेज एज द प्राइस के चेंज। तो डिमांड का इसका सेम ही है। हाँ एकदम सेम है, थोड़ा सा खाली तुमको कंसेप्चुअल चेंज करना है, कुछ नहीं, सम्स भी सेम टू सेम है। तो अगर आपने डिमांड कर लिया तो ये भी बेसिकली आपका हो जाएगा, आपको बेसिक करने का जरूरत नहीं, खाली एक बार एग्जांपल चेक कर लीजिएगा तो हो जाएगा। रिलेटिवली इलास्टिक क्या होगा? सर चेंज रिलेटिवली इलास्टिक सर मोर देन 1। मोर देन 1 होगा तो ये रिलेटिवली इलास्टिक है, माने एक से ज्यादा चेंजेस हो रहा है तो मोर देन इलास्टिक हो जाएगा वो, ठीक है। और अगर एक से कुछ ज्यादा हो जाएगा तो इन्फिनिटी पे चले जाएगा, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक। हाँ चलो रीड करेंगे फटाक से, यहाँ पे जरा सा क्रिश रीड करेंगे। A price elastic supply greater than 1 measure means supply is relatively elastic when the quantity supplied changes by a larger percentage than the price change. An example would be a product that's easy to make and distribute, such as a fidget spinner. The resources to make additional spinners are readily available and the total cost would be minimal to ramp production up and down. तो सर नेट भी डाउन हो गया अभी हम लोग का, खैर कोई बात नहीं, 4 मिनट का मीटिंग बाकी है। चलो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। Perfectly elastic supply when it is infinite, ठीक है। the change in supply together. The best for perfectly elastic supply is infinite, where the quantity supplied is unlimited at a given price, but no quantity can be supplied at any other price. There are virtually no real life examples of this, where even a small change in price would dissuade or disallow परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का एग्जांपल कब है हम लोग का होता भी नहीं है, लेकिन आपको खाली याद रखना पड़ेगा कि मोर देन 1 लेस देन 1 ये सब कब हो रहा है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी एंड इट्स डिटरमिनेंट्स मेरे ख्याल से तो एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार अपन इसको देख लेते हैं कि ये फटाक से अपन रीड कर लेते हैं जब तक अपना टाइम है, ठीक है। चलो रीड करो इसको, प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है, रीड करो क्रिश। How much will the supply of oranges increase or the supply of apples decrease? These answers depend on each fruit's price elasticity of supply. If oranges have a very high price elasticity of supply, then their supply increases dramatically.
Apples, on the other hand, might have a lower price elasticity of demand, which means their supply won't drop as dramatically. इसका मतलब ये हो गया जैसे कि एप्पल जो है फिर भी नेसेसरी आइटम है ना, क्योंकि लोग इसको, पेशेंट लोग बहुत खाते हैं, ठीक है, पेशेंट्स लोग को जरूरत ज्यादा है इसका, तो ये रिलेटिवली इन इलास्टिक है, क्योंकि दाम बढ़ जाएगा तब भी पेशेंट लोग एप्पल्स खाएंगे। लेकिन ऑरेंजेस जो है वो थोड़ा लग्जरी फ्रूट हो गया ना, काइंड ऑफ, तो उसका अगर प्राइस चेंज होगा तो उसका बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलो आगे। इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, जिसका यूज ज्यादा है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा, जिसका यूज कम है वो इलास्टिक होगा। चलो आगे। What exactly affects price elasticity? There are a number of factors, among them the amount of capacity to increase or reduce the production of a product that the industry has. As example, as well the amount of current stock, inventory, or raw materials that the industry holds plays a part in elasticity. Beyond that, the amount of time it takes to produce a good and the labor and capital available affect the quantity supplied. ओके, हाउ टू इम्प्रूव प्राइस इलास्टिसिटी, ये अपन को करना नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग का समझ में आ गया तुमको ये चैप्टर, इस चैप्टर में अपन को यही करना था, ठीक है। मूवमेंट एंड शिफ्ट वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम लोग अभी इसको रीड कर लेना, ठीक है। और इसका वीडियो एक बार और देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। इसके बाद हम लोग वाला चैप्टर करेंगे कॉस्ट एंड रेवेन्यू वाला। तुम लोगों ने इसको पढ़ा है, कॉस्ट और रेवेन्यू वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ पढ़ा ही नहीं है, कल एग्जाम है, क्या करना है पढ़ के, क्या करना है, पूरा 4 दिन वेस्ट कर दिया तुम लोग, है ना। पूरा क्लास 12 का एक जैसा ही हाल है। चलो ठीक है, आई विल सी यू। मैं करता हूँ वो कॉस्ट और रेवेन्यू का, वो मैं करके तुम लोग को अभी क्या नाम है फिर से एक तो वीडियो बनाता हूँ। हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तुम जब तक इसको कंप्लीट करो, और तुम भी घर में बैठ के कॉस्ट एंड रेवेन्यू पढ़ना चालू करो वाला चैप्टर। ओके एवरीबॉडी, क्लास 12 दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, समझ में आ रहा है। अगर आप कॉस्ट और रेवेन्यू वाला चैप्टर पढ़ के नहीं जा रहे तो कल आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा। ओके इतना आवाज आ रहा है तेरा वीडियो से।